दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। ये शिक्षा नीति 34 साल बाद आई है, जैसा कि सरकार ने भी कहा है। और पहली शिक्षा नीति जो आई थी देश की वो 1968 में, दूसरी 1986 में, फिर एक बार 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसका संशोधन किया गया था 1992 में, कुछ चीजें उसमें जोड़ी घटाई गई थी। और फिर ये 2020 में महामारी के दौर में शिक्षा का ये डॉक्यूमेंट सामने आया है। बहुत सारे लोगों तक पहुंचा भी नहीं है, बहुत सारी भाषाओं में भी नहीं पहुंचा है, लेकिन बहरहाल जो चीजें सामने आई हैं उसके रोशनी में अगर हम देखते हैं तो ये पूरी की पूरी जो शिक्षा नीति है उसमें कुछ चीजें इधर से कुछ उधर से झटकी गई हैं। ऐसा लगता है कि एक अंतर्विरोधों और विरोधाभासों का एक पूरा का पूरा जखीरा दस्तावेज में उड़ेल दिया गया है। एक जो दृष्टि जिसके जो एक विजन के साथ कोई चीज बनाई जाती है उसका इसमें सख्त अभाव दिखता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? हम इसलिए कह रहे हैं कि एक तरफ इसमें कहा गया है कि एजुकेशन जो है वो उसको पब्लिक के लिए बहुत बड़ी बात मानी गई है। कहा गया है कि ये पब्लिक हमारे देश की जो जनता है उसके डेवलपमेंट के लिए ये बुनियादी आधार है शिक्षा। और ये भी कहा गया है कि जो पब्लिक एजुकेशन है वो तो सबसे बुनियादी आधार है हमारे देश में लोगों को शिक्षित करने का। लेकिन जोर किस पर दिया गया है? प्राइवेट एजुकेशन, यहां तक कि विदेशी एजुकेशन। विदेशी एजुकेशन मैं ये कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि विदेशी विश्वविद्यालयों को पहले भी यूपीए के दौरान भी ये आया था मामला, लेकिन इस शिक्षा नीति में उसको बाकायदे एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन के तहत उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है कि विदेशी विश्वविद्यालय अब भारत में उनके लिए खुला ये मैदान रहेगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी जब आई थी ये जो प्रावधान आया था तो आपको याद होगा कि कोई शिक्षा नीति के जरिए नहीं आया था, वो भी एक कदम बढ़ाया था सरकार ने और फिर वो लागू हो गया। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि शिक्षा नीति जो होती है उसके लिए वो कोई कानून नहीं है, बल्कि शिक्षा नीति के बाद कानून बनते हैं अगर कोई चीज आपको लागू करनी हो तो। क्योंकि शिक्षा नीति जो है जब आप कोई लाते हैं, शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की एक सहमति होनी चाहिए, दोनों इस दायरे में आते हैं, तो कई ऐसे कानून होंगे जो आपको राज्यों की सहमति को लेकर बनाने पड़ेंगे। तो हमारा ये कहना है कि अगर वाकई पब्लिक एजुकेशन पर सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देना था तो ये जो एक जुमला उसमें आया है डॉक्यूमेंट में कि सरकार सरकारी स्कूलों पर को भी तवज्जो देगी और प्राइवेट स्कूलों को भी तवज्जो देगी। प्राइवेट स्कूल जिनको भारत में पब्लिक स्कूल कहा जाता है, अजीब उलटफेर है। प्राइवेट होते हैं स्कूल लेकिन भारत में उनका नाम पब्लिक स्कूल है। और यह भी साथ में जोड़ा गया है कि जो लोकोपकारी जो स्कूल होंगे उनको भी काफी तवज्जो मिलेगी। जाहिर है हमारे देश में बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारे संस्थान हैं जो लोकोपकार के नाम पर बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं चलाते हैं। इसके अलावा इसमें आधुनिकता की बात की गई है, इसमें इनोवेशन की बात की गई है, लेकिन दूसरी तरफ इस डॉक्यूमेंट में प्राचीन भारत की शिक्षा की प्रशंसा की गई है और प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली को रिवाइव करने या अक्षुण्ण रखने के लिए भी इसमें बात की गई है कि उसके मूल्यों को अक्षुण्ण रखा जाएगा। अब प्राचीन भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी, खासकर जो शुरुआती दौर की और बाद के दौर की जो शिक्षा प्रणाली थी, हम सब जानते हैं कि गुरुकुल प्रणाली थी और गुरुकुल प्रणाली में सिर्फ कुछ ही वर्णों को शिक्षा की व्यवस्था थी और जो गुरु होते थे दूसरा कोई वर्ण का व्यक्ति आ जाता था शिक्षा लेने या चोरी छुपे भी शिक्षा ले लेता था तो उसके अंगूठे तक काट दिए जाते थे। अगर कोई श्लोक सुन लेता था तो उसके कान में जो शीशा होता था उसको पिघलाकर उसको कान में डाल दिया जाता था। ये भी हमारे यहाँ मिलता है, शास्त्रों में ये भी वर्णन मिलता है। तो ये अजीब तालमेल है कि एक तरफ इनोवेशन की बात है, आधुनिकता की बात है, वैज्ञानिकता की बात है और दूसरी तरफ प्राचीन
युग की प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली के मूल्यों को महान भी बताया गया है। बहरहाल हम कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स को बस आपके सामने रखकर और एक देश की जानी मानी शिक्षा शास्त्री से हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि पत्रकार के तौर पे कोई जरूरी नहीं है कि हम या आप जो पत्रकार हैं वो हर विषय के जानकार हों, लेकिन एक जानकार से बात करना इस विषय पर बहुत जरूरी था। इसलिए हमने आज जोड़ा है दिल्ली विश्वविद्यालय में एजुकेशन डिपार्टमेंट की अध्यक्ष रह चुकी प्रोफेसर, देश की जानी मानी शिक्षा शास्त्री प्रोफेसर अनीता रामपाल को। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो कुछ पॉइंट्स जो इस प्रकार के हैं कि 10+2 सिस्टम के बदले 5+3+3+4 सिस्टम लागू किया गया है। एक जो बड़ी अजीब बात की गई है कि 6th क्लास से ही वोकेशनल क्लासेज या वोकेशनल स्टडीज को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये देखना होगा कि क्या ये सिर्फ सरकारी स्कूलों में होगा या गैर सरकारी स्कूलों में होगा। जैसे मातृभाषा में शिक्षा सिर्फ सरकारी स्कूलों में होगी, नगर पालिका के स्कूलों में होगी, टाट पट्टी के स्कूलों में होगी, या जो देश के टॉप स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल जो कहा जाता है, जहां बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं अंग्रेजी में, उन्हें वहां भी लागू होगी। ये बिल्कुल इस पर मौन है डॉक्यूमेंट, और मोस्ट प्रोबेबली जो भाषा इस्तेमाल की गई है उससे ये बिल्कुल नहीं लगता कि पब्लिक स्कूलों पर किसी तरह की मातृभाषा में शिक्षा देने की प्राइमरी में कोई बंदिश होगी या कोई बाध्यता उनकी होगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा की बात करें तो एमफिल को खत्म किया गया है, लेकिन पीएचडी को फुली फंडेड भी नहीं किया गया है। अजीब बात है। इसके अलावा बड़ी दिलचस्प बात है कि कॉलेजेस को फ्री किया, इंडिपेंडेंट बनाया गया है कि अब वो वहां पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे, डिग्रियां वो स्वयं बांट सकेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक इंप्लीकेशन ये होगा कि जो व्यापारी हैं शिक्षा के, उनकी धंधेबाजी खूब चलेगी। राजनेताओं के स्कूलों कॉलेजों का जो दौर है उसका सिलसिला बहुत तेज हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, कुछ एक अच्छी चीजें भी की गई बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम है उसको हम व्यापक बनाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये शिक्षा जो इस बार की नीति आई है उसी में ये पहली बार है, ये पहले भी अपने देश के शिक्षा संस्थानों में इंट्रोड्यूस किया गया है, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में है, ये सब में नहीं है। तो ये एक मैं समझता हूं कि एक बेहतर बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं जहां मल्टी डिसिप्लिनरी जो है शायद उतना कारगर ना हो। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। मैं सीधे इस बारे में बातचीत करने के लिए अनीता रामपाल जी को आमंत्रित करता हूं। उनसे हमारी बातचीत जो हुई है, वो बातचीत जो हो रही है उसको जरूर आप सुने और इस पर अपनी राय जरूर आपको हमें भेजना चाहिए। पहली बात अनीता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त देश का जो शैक्षिक परिदृश्य है, एजुकेशनल सिनेरियो है, उसमें स्कूल एजुकेशन सिस्टम बेहाल है, बर्बाद हो रहा है। कई ऐसे राज्य हैं जहां प्राइमरी स्कूलों को बंद किया गया है और प्राइवेट के हवाले कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो हायर एजुकेशन है उसका क्या हाल है, जेएनयू से जामिया तक आप देख सकती हैं और पूरे देश का हाल देख सकती हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज तो एक तरह से अनेक जगहों पर कोलैप्स के कगार पर है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये शिक्षा नीति कोई कारगर नजरिया पेश करती है? 34 साल बाद जो ये शिक्षा नीति आई है और जिसको बनने में 5-6 साल लग गए, कई ड्राफ्ट आए बीच में। पिछले साल तो एक 500 पेज का ड्राफ्ट आया जिससे हमें और कुछ समझ बनी हमारी कि क्या दिशा, ये क्या रुख है इसका। अपेक्षाएं बहुत हैं, पर पहले जब भी कोई नीति आती है वो हमेशा जायजा लेते हैं शुरू में कि पिछले कुछ सालों में किस तरह से बदलाव आए हैं और पहले की नीतियों ने कितना क्रियान्वयन किया है, क्या संभव हुआ है, क्या नए चुनौतियां सामने आई हैं। तो ये सब एक नीति में मिलता है जब हम नीति का अध्ययन करते हैं। इस नीति में ऐसे कुछ नहीं है। इसमें तुरंत ही बहुत सटीक 2-3 लाइनों में शुरू में बता दिया है कि मकसद क्या है। ये विजन है कि इस तरह की शिक्षा, इस तरह की क्षमताएं हमारे छात्रों में वो क्षमताएं बनाएंगी कि वो देश को बदल सकें, इंडिया को, भारत को बदल सकें, कि वो एक ग्लोबल सुपर पावर बन सके। तो ये बहुत स्पष्ट है। और जैसे आपने कहा कि हमें क्या कुछ ऐसा अंदेशा मिल रहा है कि जो आज दिक्कतें हैं,
स्कूल हजारों में बंद हुए हैं, कई राज्यों में मर्ज हुए हैं, या जो कि यूनिवर्सिटीज में जो हालत है, हमारी बेस्ट यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो जामिया है, जेएनयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद है, वहाँ किस तरह का आलम है, तो क्या उसके प्रति कोई दिशा हमें दिखती है कि ऐसा हमें कुछ दिखता नहीं है, बल्कि हमें लगता है कि जो कई कदम उठाए जा भी रहे हैं वो ही हमें बताते हैं कि आगे का क्या, आगे का परिदृश्य क्या होगा। और ये भी हमें बताता है कि जो एक मौलिक अधिकार, राइट टू एजुकेशन, जो स्कूल के बच्चों के लिए, पहली से 8वीं या 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए, जो कि 2009 में पारित हुआ था और 2010 से जिसका क्रियान्वयन शुरू हुआ था, तो 10-11 साल हो गए हैं। तो उस राइट टू एजुकेशन एक्ट का केवल एक जिक्र आता है भूमिका में, पेज 4 पर, और उसके बाद इशारों में आता है कि उस एक्ट के अंतर्गत जो बहुत बुनियादी जरूरतें हैं जो कही गई हैं कि हर स्कूल में इस तरह के टीचर होंगे, या इससे समझौता नहीं होगा, गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा, या कम से कम इतने बच्चों पे एक टीचर हो, कैसा स्कूल हो, ये जो बहुत बुनियादी चीजें हैं जिसके कारण वो मौलिक अधिकार बना था, उसने राज्यों पर, सरकारों पर नहीं छोड़ा था आर्टिकल 45 में, पर उसको बदला गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ताकि ये भी बताया जाए कि वो कैसी गुणवत्ता की शिक्षा कम से कम हर छात्र का मौलिक अधिकार हो, वो सरकार की नियत पर न बंधा हुआ हो, उसकी नियत से। तो उसको अब ये नीति जो है उसके साथ समझौता कर रही है, बल्कि उसका जिक्र नहीं करती, और बार बार ये कहती है कि उसके जो बहुत उसकी बंदिशें हैं, वेरी रिस्ट्रिक्टिव, हम उसको लूजन करेंगे, हम उसको खोल देंगे, ताकि जो बहुत सारे और प्लेयर्स हैं जिनको बहुत सुंदर नाम है, प्राइवेट शब्द कहीं नहीं यूज करते, वो ये कहते हैं कि वही लोकोपकारी या फिलांथ्रोपिक, और यहाँ तक कि ये जो पीपीपी एक शब्द है जिसके जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए इस्तेमाल होता है, ये जो एक्रोनिम है, वो इसको भी बदल देते हैं, उसको बुलाते हैं कि पब्लिक फिलांथ्रोपिक पार्टनरशिप। तो प्राइवेट शब्द को बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये दिखाने के लिए कि शिक्षा जो है वो अभी भी मुनाफे के लिए नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट, जो कि सही है, यही कानून है देश का। पर हम जानते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट कहकर जिस तरह से एक कमर्शलाइजेशन हुआ है, जो एक व्यवसायीकरण हुआ है, जो मुनाफा शिक्षा में बहुत बड़ी मात्रा में कमाया जा रहा है, वो एक पूरा मार्केट है, उस मार्केट की भाषा हमें दिखती है, और उस मार्केट के लिए आह्वान दिखता है, एक बुलावा दिखता है कि और लोग भी आए और स्कूल खोलें, क्योंकि अब हम जो स्कूल खोलने की नियम है, रेगुलेशंस है, उनको बहुत हल्का कर रहे हैं। 2 जगह तो बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा गया है। तो ये एक चिंता की बात है, बहुत चिंता की बात है, क्योंकि वही जिनके लिए जरूरत है, जो वंचित परिवार से हैं, वंचित जगहों से हैं, जिनको इतने दशकों से वो गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं मिली जो कि संविधान उनको प्रॉमिस करता था, वादा करता था, जिसके लिए उनके लिए ये राइट टू एजुकेशन एक्ट आया। अब उन्हीं के साथ इस तरह का एक समझौता होगा, या इस तरह का एक छलावा भी हम कह सकते हैं कि हम राइट टू एजुकेशन को तो अब हल्का कर देंगे, एक तरह से निकाल ही देंगे, और दूसरी तरह से ये नीति कहती है कि उन्हीं जो स्पेशली डिसएडवांटेज्ड, जो वंचित बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको अगर हमें 3 साल की उम्र से लेके, अर्ली चाइल्डहुड केयर से लेके 18 साल की, मतलब 12वीं तक की शिक्षा को अगर हमें देना है, और वैसे ही एक्सेस देना है, ये नहीं कि हमें एक अधिकार देना है, हमें उनको वो एक्सेस देना है कि हाँ वो उनके लिए उपलब्ध है, तो फिर हमें ये रिस्ट्रिक्शंस, मतलब उसके लिए हमें इसके साथ राइट टू एजुकेशन के लिए समझौता करना पड़ेगा। ऐसे स्पष्ट अक्षरों में, स्पष्ट शब्दों में दिया है
जो वास्तव में एक हमारे लिए चिंता की बात है। अनीता जी, दूसरा जो मेरा सवाल आपसे है, जो प्राइमरी एजुकेशन पर बिल्कुल है, कि जो वोकेशनल स्टडीज जो 6th क्लास से करने का है, और दूसरा जो प्राइमरी स्कूल से पहले 3 साल यानी 3 साल की उम्र से 6 साल की उम्र तक बच्चों को आंगनबाड़ी के हवाले करना या बाल वाटिका के हवाले करना, न जाने आंगनबाड़ी और बाल वाटिका में जो स्टाफ होगा वो किस तरह से शिक्षित प्रशिक्षित होगा इन बच्चों के लिए, इस पर आपका क्या विचार है? कि 3 वर्ष बहुत होते हैं एक बच्चे की जिंदगी में, तो वो ये जो प्रावधान किया गया है, इसके क्या फलितार्थ होंगे, इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा? इन 2 विषयों पर आपकी क्या राय है? जो ये आपने अभी पूछा कि ये जो स्ट्रक्चर को बदलने की बात है, कि पहले 3 साल जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, जो कि ज्यादातर आंगनवाड़ी में चलता है गवर्नमेंट सिस्टम में, और बहुत प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी करके, प्री स्कूल करके, ऐसे कई तरह के प्रावधान हैं। तो इन 3 सालों को प्राइमरी स्कूल के 2 सालों के साथ जोड़कर उसको बुला दिया कि ये फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का एक स्टेज है, और इसको बहुत लोगों ने सराहा कि बहुत अच्छी बात है कि ये अब सरकार स्कूल एजुकेशन का एक हिस्सा बना रही है। पर इसको भी समझने की बात है कि ये कहाँ तक हमें एक समतापूर्ण शिक्षा का माहौल दे रही है, क्योंकि आंगनवाड़ी में जो वर्कर्स हैं वो टीचर्स नहीं है, न ही उनकी तैयारी है, कई तो 12वीं भी नहीं पास किए हुए, और उनके लिए कहा गया है कि हम एक 6 महीने का ऑनलाइन कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स करा देंगे, 1 साल का डिप्लोमा करा देंगे, 12वीं नहीं की है तो 1 साल का डिप्लोमा कर देंगे। वो किसी भी हालत में समतुल्य नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है कि हम जो एक प्राइमरी के अर्ली स्टेज पे भी बच्चों के लिए, खासकर अगर वो ऐसे परिवारों से हैं जहाँ की उनको और भी जरूरत है कि अच्छी शिक्षा मिल सके, गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके, और ऐसे टीचर्स मिल सके जो कि वास्तव में उनको वो पूरा एक माहौल दें जिसमें कि उनका विकास हो सके। और इसको सिर्फ लिटरेसी और न्यूमरेसी बुला देना ये भी अपने में सवाल उठाता है, क्योंकि 8 साल की उम्र तक आप सिर्फ लिटरेसी और न्यूमरेसी नहीं करते, वो एक उसका थोड़ा ट्रिवियलाइज करने का तरीका है। बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत उनकी थिंकिंग डेवलप होती है, उनकी अवधारणाएं, उनके कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं। तो जितना भी उनको एक चुनौतीपूर्ण और आप ऐसा स्टिमुलेटिंग माहौल देते हैं, उतने बच्चों की डेवलपमेंट हर तरह से खूब तेजी से होती है। तो हम उसको भी मिनिमाइज कर रहे हैं, उससे भी हम हाथ चरा रहे हैं और कह रहे हैं लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ये भी अपने में चिंताजनक है, क्योंकि अब इसमें ये कहा गया है कि जहां जहां जो एजुकेशनली पिछड़े इलाके हैं या वहां टीचर्स काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, तो वहां पर हम कम्युनिटी से भी लोगों को लाएंगे, वॉलंटियर्स, और हम बच्चों को, स्कूल के बच्चों को हम ट्यूटर बनाएंगे ताकि वो अपने साथियों को पढ़ा सके। अब ये किसी राष्ट्रीय पॉलिसी में आए कि हम बच्चों से ट्यूटरिंग करवाएंगे और हम कहें कि हम कम्युनिटी से कहेंगे कि आ जाओ, अब टीचर नहीं है तो अब तुम, क्योंकि क्या है, पहली अर्ली चाइल्डहुड है, पहली दूसरी प्राइमरी की क्लास है, कोई भी पढ़ा सकता है। ये जो है, ये जो मानसिकता है, इसी से हटने के लिए, बचने के लिए, इसी से बच्चों को बचाने के लिए राइट टू एजुकेशन आया था। और ये अब मानसिकता धड़ल्ले से आ रही है एक नेशनल मिशन के नाम से, कि हम फाउंडेशनल एक मिशन बना रहे हैं। और जो 500 पेज का ड्राफ्ट था उसमें तो बहुत स्पष्ट लिखा था कि हम एक रेमेडियल इंस्ट्रक्शन एड, एक रिया, और वो ऐसी महिला होगी उस गांव की जिसने स्कूलिंग किया हो, और उसको हम अपॉइंट करेंगे कि वो जो बच्चे पिछड़ रहे हैं या स्कूल छोड़ रहे हैं उनको दोबारा से कैसे तैयार करे। अब वो शब्द निकाल दिया क्योंकि अब छोटी हो गई है पॉलिसी, संक्षेप में कहा गया है, पर कम्युनिटी से इंगेज करेंगे, वही दिशा हमको दिखा रहा है।
तो इसलिए सबसे जो प्राथमिक जो अहम स्टेज है अगर बच्चे की विकास की, तो फिर उसी स्टेज के साथ हम नहीं देख रहे कि कहीं बहुत गंभीरता से ये नीति हमको कोई अपनी गंभीर एक निष्ठा दिखा रही है, ऐसा नहीं दिख रहा। तो ये सोचने की बात है। और अनीता जी, तीसरी बात जो एक मल्टीपल एंट्री जो है और एक जो एग्जिट जो है वो फ्री करने का जो एक प्रावधान किया गया है, इससे कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं उनमें एक खुशी है, ऐसा मुझे एहसास हुआ। कई लोगों से बात भी मैंने की, नौजवानों से। उनका कहना है कि कई बार उनको एहसास होता है कि अभी हमको कुछ और काम करना है और हम नहीं कर पाते क्योंकि हमको लगता है कि हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये एक प्रावधान अच्छा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? और अंत में मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि शिक्षा नीति में जो 2-3 वर्षों से हमारे देश में शिक्षा को लेकर जो एक अखिल भारतीय स्तर पर एक बेहाली कालम है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम को, क्या ये शिक्षा नीति उसमें कोई जितनी भी बातें करे, क्या आपको लगता है कि उसका कोई मतलब है, कोई इसका महत्व है, या इसका वाकई कोई अर्थ है और इसका कोई फलितार्थ निकलेगा? जो एक स्ट्रक्चर को बदलने की बात है, अब स्ट्रक्चर स्कूल के ऐसे इतनी आसानी से नहीं बदले जाते। राइट टू एजुकेशन एक्ट ने कहा था कि एलिमेंट्री स्कूल जो कि अब कानून के अंतर्गत है वो 8 साल का हो, और उसमें तो इसलिए सब स्कूल ये कोशिश करें। अनीता जी की इन बातों के साथ बिल्कुल अंत में हम एक सवाल जरूर और करेंगे कि मातृभाषा में शिक्षा से लेकर एक और पॉइंट उभरता है जो मैं समझता हूं कि समाज के उत्पीड़ित वर्गों के लिए चिंता की बात है कि इस एजुकेशन पॉलिसी में रिजर्वेशन का कहीं जिक्र नहीं है, चाहे वो एडमिशन का मामला हो या शिक्षकों की नियुक्ति का मामला हो। तो बस आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।